स्टेट वाइज जीके के अंतर्गत आज हम उड़ीसा स्टेट को पढ़ेंगे। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य है जो कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ राज्य है। स्थापना की बात, उड़ीसा की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना की गई। कैपिटल भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। हाल ही में यहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर हो जाएगी। उड़ीसा डे 1 अप्रैल को उड़ीसा डे के रूप में या उत्कल डे के रूप में मनाया जाता है उड़ीसा के अंतर्गत। स्टेट कनेक्टेड टू द बॉर्डर, सीमा से जुड़े हुए राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल इसकी सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं। उड़ीसा इंडिया स्टेट इज नोन एज सोल ऑफ इंडिया, इसे भारत की का सोल ऑफ इंडिया या भारत की आत्मा कहा गया। उड़ीसा भारत का पहला राज्य है जिसको भाषाई तौर पर अलग किया गया। अब भाषाई तौर पर अलग किया मतलब 1936 में उड़ीसा फर्स्ट राज्य था जिसे भाषाई तौर पर अलग किया गया था। क्योंकि आज़ादी के पहले मतलब 1947 के पहले ये भारत का फर्स्ट राज्य था जिसे भाषाई तौर पर अलग किया गया था। और अगर आज़ादी के बाद की बात करें तो आज़ादी के बाद 1953 में किसे, आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसे आज़ादी के बाद फर्स्ट राज्य है जिसे भाषाई तौर पर अलग किया गया था। ठीक है, मैं अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा और जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उसके अकॉर्डिंग राज्यों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। तो भाषाई तौर पर अलग किया गया राज्य भारत का आज़ादी के बाद का आंध्र प्रदेश है। और अगर इस प्रकार से देखें तो सबसे पहला जो आज़ादी के पहले की बात करें तो 1936 में पहला राज्य कौन सा था, उड़ीसा, जिसे भाषाई तौर पर अलग किया गया था। एक और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत और भी भारत के राज्य हैं जिन्हें भाषाई तौर पर अलग किया गया। जैसे कि यहाँ पे हम एमपी, बिहार, इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, ठीक, और महाराष्ट्र और गुजरात, गुजरात दोनों को ही भाषा के आधार पर अलग अलग किया गया। जो मराठी बोलते थे वो महाराष्ट्र के अंतर्गत और जो गुजराती तो वो गुजरात के अंदर। तो इस तरह से और भी भारत के राज्य हैं जिन्हें भाषाई तौर पर अलग किया गया। किस अधिनियम के अंतर्गत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत। तो ये भारत के प्रमुख राज्य थे जिन्हें भाषाई तौर पर अलग किया गया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आज़ादी के पहले भाषाई तौर पर पूछा जाए, अगर सन नहीं दिया जाए तो सबसे पहला राज्य था कौन सा, उड़ीसा। और अगर आज़ादी के बाद की पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई तौर पर अलग किया गया। तो दोनों ही, क्योंकि यहाँ पे प्रथम दिया हुआ है और अगर आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लार्जेस्ट सिटी यहाँ की भुवनेश्वर है जो कि इसकी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, यहाँ पे 30 जिले हैं। गवर्नमेंट के अंतर्गत हाल ही में यहाँ के गवर्नर है गणेश जी लाल। गणेश जी लाल हाल ही में उड़ीसा के गवर्नर है। फर्स्ट गवर्नर सर जॉन ऑस्टन जी यहाँ के फर्स्ट गवर्नर थे। कब, अब इनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज़ादी के पहले 1936 के अंतर्गत ये यहाँ के गवर्नर थे, कौन, सर जॉन ऑस्टन। और अगर आज़ादी के बाद की बात करें यहाँ पे तो यहाँ के जो गवर्नर थे कैलाश नाथ, कब, 1947 के टाइम पे यहाँ के गवर्नर थे कैलाश नाथ। और गणेश जी लाल जी से पहले यहाँ के गवर्नर, अगर गणेश जी लाल इनके पहले यहाँ के गवर्नर की बात करें तो सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर थे। हाल ही में गणेश जी है, इनसे पहले सत्यपाल मलिक जी थे। सर जॉनसन आज़ादी के पहले मतलब 1936 में प्रथम गवर्नर थे। और अगर आज़ादी के बाद पूछा जाए तो कैलाश नाथ जी यहाँ के गवर्नर थे। सीएम हाल ही में यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक जी, जो कि 5 बार लगातार 5 बार मतलब 2002 से के बाद यही वहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। अब किस पार्टी से बिलोंग करते हैं तो बीजू जनता दल, जिसकी स्थापना की गई 26 दिसंबर 1997 को, 26 दिसंबर 1997 को
बीजू जनता दल की स्थापना की गई। बीजू जनता दल इन्हीं के पिताश्री जी थे, जो कि एक राजनेता भी थे और साथ ही साथ एक स्वतंत्रता सेनानी थे और पायलट भी थे। बीजू जनता दल और जो बीजू पटनायक जी थे, उन्हीं के नाम पे यहाँ पे बीजू इंटरनेशनल हवाई अड्डा भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बीजू जनता दल की स्थापना 26 दिसंबर 1997 को की गई। किस पार्टी को रिप्लेस करके? तो इन्होंने जनता दल को रिप्लेस करके बीजू जनता दल की स्थापना की गई, इस पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है। प्रथम अगर फर्स्ट सीएम की बात करें तो हरे कृष्ण मेहताब। कब था इनका? 23 अप्रैल 1946। ठीक है। तो अगर फर्स्ट सीएम की बात करें तो हरे कृष्ण मेहताब जी हैं। अभी हाल ही में नवीन पटनायक जी है, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजू जनता दल, जो जनता दल को रिप्लेस करके बनाई गई यहाँ की पार्टी। और हाल ही में यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल जी है। इनसे पहले यहाँ के सत्यपाल जी थे। और नवीन पटनायक जी से पहले के यहाँ के सीएम हेमानंद जी थे, जिनका कार्यकाल 6 दिसंबर 1919 से स्टार्ट होता है, तो 2002 तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक, इसी प्रकार हमने सीएम को भी पूरा डिस्कस कर लिया। तो क्वेश्चन यही ऐसे ही आते, या तो हाल ही में पूछ लिया जाता है कि हाल ही में यहाँ के सीएम कौन है, तो हाल ही में सीएम इस तरह से कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। या फिर फर्स्ट सीएम कौन है, तो फर्स्ट सीएम पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ की लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 147 147 यहाँ की विधानसभा सीट है। हाई कोर्ट उड़ीसा हाई कोर्ट उत्कल चूंकि इसकी कैपिटल भी रही है, इससे पहले उड़ीसा के भुवनेश्वर के पहले पुरानी जो फॉर्मर कैपिटल थी वो उत्कल ही थी। और हाई कोर्ट इसका उड़ीसा हाई कोर्ट उत्कल के अंतर्गत। ऑफिशियल लैंग्वेज उड़िया यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेशनल पार्क के अंतर्गत सिमलीपाल नेशनल पार्क, जिसका ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है 1980। और भीतरकनिका नेशनल पार्क, इसका ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है 1988। दोनों ही नेशनल पार्क एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ के उड़ीसा के इम्पोर्टेंट है, सिमलीपाल और भीतरकनिका। सिमलीपाल नेशनल पार्क है, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ये टाइगर रिजर्व है। इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत षटकोशीय टाइगर रिजर्व, जिसका ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है 1976। चिलिका, यहाँ पे चिल्का लेक भी है। और यहाँ पे अगर चिलिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ईयर ऑफ नोटिफिकेशन 1987। सुनाबेड़ा 1988, कोटागढ़ 1981, हदागढ़ 1978, करलापट 1982 और डिब्रेगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985। उषा कोठी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या इसे भद्रामा भी कहा जाता है, इसका ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है 1962, यहाँ के प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाता है, या तो सीधे सीधे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे दिया जाता है कि यहाँ किस स्टेट से बिलोंग करता है या भारत के किस राज्य में है, या फिर इसका ईयर ऑफ नोटिफिकेशन पूछ लिया जाता है कि इसे कब इस्टेब्लिश किया गया। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो ये बेसिक वन लाइनर क्वेश्चन है जो हमने यहाँ देखे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ईयर ऑफ नोटिफिकेशन कब है और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। चूंकि हम उड़ीसा स्टेट पढ़ रहे हैं तो ये सभी उड़ीसा स्टेट के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा रिवर यहाँ पे सबसे मेन रिवर, सबसे बड़ी रिवर महानदी, उसके बाद ब्रह्मणी, बैतरणी यहाँ की प्रमुख रिवर है। देखो मेन रिवर को रखा है, यहाँ पे ट्रिब्यूटरी भी है, इनके सहायक रिवर भी है, लेकिन जो मेन रिवर है और हमारे एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन्हीं रिवर को रखा है। तो महानदी, जिसपे हीराकुंड डैम है जो कि सबसे बड़ा डैम है, और ब्रह्मणी और बैतरणी ये दोनों ही महानदी की सहायक नदियां हैं। अगर महानदी उसकी बात करें कि ये कहाँ से निकली हुई है, कहाँ से इसका ओरिजिन है, तो रायपुर छत्तीसगढ़। कहाँ से? रायपुर छत्तीसगढ़ के सिहावा
पर्वत श्रेणी से, पर्वत श्रेणी से निकली है क्या, कौन सी नदी, महानदी, रायपुर छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत श्रेणी से निकली है। यहाँ उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, चूंकि ये छत्तीसगढ़ के साथ भी दोनों जगह से, छत्तीसगढ़ से इसका ओरिजिन है और उसके बाद वहीं से छत्तीसगढ़ से, क्योंकि छत्तीसगढ़ उड़ीसा से ही कनेक्टेड है, उसकी सीमा से जुड़ा हुआ ही राज्य है, तो वहां पे, और ये उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। बैतरणी और ब्रह्मणी इसकी सहायक नदी है महानदी की। इसके बाद अगर बैतरणी की बात करें तो यहाँ उड़ीसा की प्राचीन नदी है, जो बैतरणी नदी है ये उड़ीसा की सबसे प्राचीन नदी है। यहाँ नदी केंदुसर जिले से निकली है, कौन से जिले से, केंदुसर जिले से निकली है, जिले के गोनाशिका से उत्पन्न हुई है, केंदुसर जिले के गोनाशिका से, गोनाशिका, कौन सी नदी, बैतरणी नदी, केंदुसर जिले के गोनाशिका से निकली है, ठीक है, इसका ओरिजिन वहीं से है। दूसरा जो इसकी बैतरणी नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मणी की, ठीक है, सॉरी ब्रह्मणी इसकी ट्रिब्यूटरी है और इसे उड़ीसा की गंगा भी कहा गया है, ठीक है, किसे, बैतरणी को। इसके बाद और भी अन्य नदी, जैसे यहाँ पे देखें हम शिवनाथ, पेरी, सोदूर, हसदेव आदि इसकी ट्रिब्यूटरी है और यहाँ की छोटी मोटी रिवर है, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों रिवर यहाँ की इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चिल्का झील या चिल्का लेक, चिल्का लेक की अगर हम बात करें तो इस झील में 2 समुद्री द्वीप है, पारीकुंड और मलूड़। इसके अलावा और भी लेक है यहाँ पे, जैसे अंशुपा लेक और कंजिया लेक यहाँ के प्रमुख लेक है। अब अगर हम चिल्का लेक की बात करें तो पहले ही हम इसकी बात करते हैं चिल्का लेक की। यहाँ पे चिल्का लेक जो कि एक खारे पानी की झील है। इसके बाद इसे 1981 में रामरस घोषित किया गया। अब ये रामरस क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आंध्र भूमि है वो रामरस की श्रेणी में रखे जाते हैं, इस प्रकार की भूमि को। तो रामरस श्रेणी में इसे कब रखा गया, 1981 में भूमि के रूप में इसे चुना गया, किसे, चिल्का झील को। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है और किस आकार की है, नाशपाती के आकार की झील है, ठीक है। चिल्का लेक जो झील है ये नाशपाती के आकार की है, भारत की और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसे रामरस श्रेणी में 1981 में रखा गया और इस पे 2 द्वीप है, जिसे पारीकुंड द्वीप और मलूड़ द्वीप, 2 द्वीप इस पर स्थित है, ठीक है। ये और 2 और हमने लेक यहाँ पे देखी, अंशुपा लेक और कंजिया लेक यहाँ की प्रमुख लेक है। डैम की अगर बात करें तो हीराकुंडा डैम जो कि महानदी पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद मंदिरा शंखा रिवर पर स्थित है, जालापुत मचकुंड रिवर पर स्थित है, पटोर जो कि जोंक रिवर पर स्थित है और रेंगाली जो ब्रह्मणी नदी पर स्थित है। तो ये प्रमुख यहाँ के डैम है और किस नदी पर स्थित है वो भी हम यहाँ पे देख चुके। अगला स्टेडियम की बात करें यहाँ तो यहाँ पे कलिंगा स्टेडियम जो कि एक हॉकी का स्टेडियम है, कहाँ पर स्थित है, भुवनेश्वर में। इसके बाद बाराबाती स्टेडियम जो कि एक क्रिकेट स्टेडियम है और ये उड़ीसा के उत्कल में स्थित है। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम जो कि एक क्रिकेट स्टेडियम है और भुवनेश्वर में स्थित है, यहाँ के प्रमुख स्टेडियम है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि भुवनेश्वर में। बीजू पटनायक इन्हीं के नाम पर बीजू जनता दल की स्थापना की गई, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी, एक पायलट और एक राजनेता के रूप में थे उड़ीसा से, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा टेम्पल के अंतर्गत यहाँ पे जगन्नाथ जो कि पुरी में स्थित है, जगन्नाथपुरी। अभी हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई थी जिसमें भगवान कृष्ण जिन्हें विष्णु का अवतार माना गया, वहाँ पे बलराम जी जो कि उनके भाई और बहन सुभद्रा तीनों के रथ तैयार किए जाते हैं और यहाँ पे उनकी जो रथ यात्रा निकाली जाती है जगन्नाथपुरी में। तो ये उड़ीसा का फेस्टिवल भी है मेन, और एक मंदिर है ही यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में स्थित है। तो
तो ये इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मेश्वर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है टेम्पल। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि 10 के नोट पर इसकी फोटो भी है और इसे यूनेस्को की श्रेणी में रखा गया। कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है उसे 1984 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में रखा गया है, उस श्रेणी में इसे रखा गया है। और अगर इसकी बनाने की बात करें कि इसे किसने इसकी बनाया या किसके द्वारा इसे स्थापित किया गया, तो नरसिंह देव प्रथम द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया। और किस नोट पर है ये, अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10 के नोट पर, जो भारत की करेंसी है उसके 10 के नोट पर इसकी फोटो है, कोणार्क का सन टेम्पल। ठीक है, इसके अलावा ये इसकी इमेज भी यहाँ दी हुई है, हम देख सकते हैं। मुक्तेश्वर टेम्पल जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। परशुरामेश्वर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। और लिंगराज मंदिर ये भी भुवनेश्वर में स्थित है। यहाँ के सबसे प्रमुख टेम्पल में अगर देखा जाए तो लिंगराज, कोणार्क का सूर्य मंदिर और जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तीनों ही मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि उड़ीसा को और भी अन्य नाम से जानते थे प्राचीन समय में, जैसे कि कलिंग नाम भी दिया गया इसे। ठीक है, दक्षिण कौशल भी नाम दिया गया इसे। इसके अलावा यहाँ पे जैसे छेदी, मत्स्य, ये सारे ही जो अलग अलग नाम है ये सभी किसका हिस्सा थे, उड़ीसा के। कलिंग युद्ध से हम परिचित है, ये सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। इस युद्ध के बाद ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने अपने जीवन को धर्म क्षेत्र के तरफ मोड़ा। तो ये सारे नाम भी इसी के हैं, उड़ीसा के। अगर पुराने नाम की बात करें, ये क्वेश्चन भी कभी पूछ लिया जाए कि उत्कल नाम से किस राज्य को, भारत के किस राज्य को जाने जाते हैं। एक ओद्र, ठीक है, ओद्र नाम भी है इसका। और इसके पहले अभी हाल ही में इसको उड़ीसा से जाना जाता था, लेकिन अब इसे ओडिशा नाम दिया गया। ठीक है, उड़ीसा ओद्र से ही उड़ीसा का निर्माण हुआ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अशोक ने कुछ शिलालेख भी बनवाए। अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यहाँ पे, तो जैसे धोली, वहाँ पे जगोदा गुफा में कुछ लेख लिखवाए, किसके द्वारा, अशोक के द्वारा लिखवाए गए। एक और यहाँ पे नलवंश जो 500 ईसी पूर्व यहाँ पे नलवंश ने शासन किया और ये भगवान विष्णु के उपासक थे। इन्हीं में जो एक थे स्कंदवर्मन द्वारा यहाँ भगवान विष्णु विहार मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, जो कि उड़ीसा में ही स्थित है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मोहिनी देवी का मंदिर बनवाया गया था, जो कि शिवाकर देव की पत्नी थी। उन्होंने मोहिनी देवी का मंदिर भुवनेश्वर में इसका निर्माण करवाया गया। अगर और टेम्पल की अगर हम बात करें, इसी प्रकार शांतिकर जो कि शिवाकर जी के भाई थे, उन्होंने उदयगिरी की गुफाएं या उदयगिरी में उसका पुनः निर्माण करवाया। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण, 64 योगिनी मंदिर जो कि हीरापुर में स्थित है। कहाँ पे, 64 योगिनी हीरापुर में स्थित है। ये भी उड़ीसा से ही बिलोंग करते हैं। और कोणार्क सन टेम्पल हम देख ही चुके हैं कि इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसके अलावा अगर जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो गंगादेव द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो ये सारे टेम्पल हो गए। और किसने किस किस समय बनवाया, जैसे कुछ शिलालेख अशोक ने लिखवाए, कुछ यहाँ पे जो शिवाकर देव है उनकी पत्नी मोहिनी देवी के द्वारा मोहिनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया। शांतिकर जिन्होंने उदयगिरी को पुनः निर्माण करवाया। ठीक है, और धौलागिरी की पहाड़ी पर बौद्ध मठ का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, शांतिकर के द्वारा। एक और यहाँ पे 64 योगिनी मंदिर का निर्माण, जो कि महादेवी ये शांतिकर देव है, इनकी जो पत्नी थी महादेवी, उन्होंने 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया हीरापुर में। तो ये सारे। और उसके बाद कोणार्क मंदिर जो कि नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई या बनवाया गया। तो ये प्रमुख यहाँ के मंदिर और किसके द्वारा कब बनवाया गया, उड़ीसा को और भी किस नाम से जानते हैं, वो सब हमने यहाँ देखा। इसके अलावा एक और लिंगराज मंदिर
जो कि भुवनेश्वर में ही स्थित है। ठीक है, राज मंदिर। इसके अलावा जनजाति ट्राइब्स की अगर बात करें तो जुआंग, खरिया, भूया, संथाल, हो, कोल, ओराव, चेंचू, गोंड और सोंड। गोंड और कहाँ की है? एमपी की भी। ठीक है, तो ये सारी प्रमुख यहाँ की जनजातियां हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर डांस की बात करें तो उड़ीसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जो उड़ीसा के जो कल्चर है उसे रिप्रेजेंट करता है, जिसमें जो कि यहाँ का फेमस डांस है और शास्त्रीय नृत्य है ये। ठीक है, उड़ीसा का। अगर लोक नृत्य की बात करें तो घुमरा, चंगुनाट, जदूर मुदाई, पेका, जिसे पीका नृत्य भी कहते हैं। इसके अलावा संचार, सवारी, डंडा नाता। जो डंडा नाता है ये एक अनुष्ठानिक नृत्य है, मतलब ईश्वर को समर्पित नृत्य है यहाँ का। चेती घोड़ा जो मछुआरे द्वारा किया जाता है, तो यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है ये। इसके अलावा फेस्टिवल की बात करें तो पूरी रथ यात्रा मोस्ट फेमस यहाँ की फेमस फेस्टिवल है पूरी रथ यात्रा, जिसमें हमने अभी बात की भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी तीनों की झांकी सजाई जाती है। और अभी हाल ही में इसकी ये रैली निकाली गई। अगर करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में गवर्नमेंट के देने के बाद, इजाज़त देने के बाद यहाँ पर जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा निकाली गई। इसमें 3 रथ सजे होते हैं, सुभद्रा, भगवान कृष्ण और बलराम जी का, और ये रथ यात्रा निकाली जाती है। ये वहाँ की उड़ीसा की फेमस मान सकते हैं रथ यात्रा। इसके अलावा चंदन यात्रा के अंतर्गत जो भी मंदिर होते हैं उड़ीसा के, उनके भगवान जो भगवान होते हैं उनको एक नाव, विशेष प्रकार की नाव बनाई जाती है, उनमें निकाला जाता है। और ये सबसे लंबा फेस्टिवल होता है यहाँ, 42 दिनों का। उन्हें उस नाव में बिठाया जाता है और फिर वापस मंदिर में उनकी स्थापना की जाती है। तो ये चंदन यात्रा यहाँ का सबसे लंबा फेस्टिवल है, 42 दिन चलता है। इसके अलावा अगर इसे एक और नाम से जानते हैं, जैसे गांधी लेपन यात्रा भी कहा जाता है। ठीक है, और देवताओं को मंदिर से बाहर निकालकर एक नाव में बिठाकर उनकी पूजा अर्चना, उन्हें चंदन लेप आदि किया जाता है। तो ये वहाँ का उड़ीसा का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, जो कि मई अप्रैल में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है उड़ीसा में? मई से अप्रैल के बीच। दुर्गा पूजा, जो कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पे दुर्गा पूजा यहाँ का मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। दुर्गा पूजा भी, जहाँ पंडाल सजाए जाते हैं, माँ दुर्गा की उपासना की जाती है, तो ये भी उड़ीसा का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। डोला पूर्णिमा, देवा स्नान पूर्णिमा और कोणार्क डांस फेस्टिवल। कोणार्क डांस फेस्टिवल, इसका आयोजन 1 से 5 दिसंबर के बीच में किया जाता है, जो कि सूर्य मंदिर की उसकी सुंदरता और उड़ीसा नृत्य को समर्पित करता है। यहाँ पे जो सूर्य मंदिर है उसकी सुंदरता को प्रदर्शित करता है ये कोणार्क डांस फेस्टिवल। और यहाँ पे नृत्य भी किए जाते हैं, डांस फॉर्म, जो कि उड़ीसी यहाँ का इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोणार्क डांस फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। ये यहाँ के प्रमुख डांस फेस्टिवल या फेस्टिवल है उड़ीसा के। इसके अलावा अगर हम लिंगराज मंदिर, अगर हमने अभी पढ़ा था, तो लिंगराज मंदिर किसके द्वारा बनाया था वो हमने देखा नहीं था, अभी हम देख लेते हैं। लला टेडू केशरी ने बनवाया था। किससे बनवाया था? लिंगराज मंदिर को किसने बनाया था? लला टेडू केशरी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि लिंगराज मंदिर, सूर्य जो कोणार्क का सन टेम्पल है वो उड़ीसा का, और जगन्नाथपुरी, तीनों ही इम्पोर्टेंट टेम्पल है यहाँ के। और यहाँ से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इस प्रकार से पूछ लिया जाए किसे किसके द्वारा बनवाया गया था, या ये कहाँ पर स्थित है। तो जो हमने लिंगराज मंदिर पढ़ा था उसे लला टेडू केशरी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, एक और कलिंग महोत्सव, ठीक है, ये भी उड़ीसा का ही फेस्टिवल है। उड़ीसा स्वयं सहायता समूह, ठीक है, अब ये क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, SGH
इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला मिशन या शक्ति मिशन, मिशन शक्ति और ममता योजना से संयुक्त रूप में राज्य की करीब 70 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। अब ये उड़ीसा में हाल ही में स्टार्ट हुआ है। क्या? सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका क्या, इस योजना का नाम क्या है? मिशन शक्ति। इसके अंतर्गत क्या होगा, महिला जो उड़ीसा की महिलाएं हैं उन्हें 70 लाख महिलाओं को रोजगार प्राप्त होगा। अब एक तो मिशन शक्ति हो गया और एक ममता योजना, दोनों ही अलग अलग है। दोनों के अंतर्गत यहाँ पर इनका उद्देश्य है कि महिलाओं को रोजगार मिले, वो आगे आए, यही इसका उद्देश्य है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की का जो ये योजना है ये किस राज्य में है? तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित। दृष्टिहीन जो निरंजन बेहरा को दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति चुना गया। कब चुना गया इन्हें? 1 दिसंबर को। किन्हें? निरंजन बेहरा जी को। किसके क्षेत्र में? दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के। ठीक है, ये भी जो निरंजन ही दृष्टिहीन है और इन्हें 3 दिसंबर को चुना गया और राष्ट्रपति जी के द्वारा इसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि चूंकि ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, कौन? निरंजन बेहरा जी। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर निरंजन बेहरा जी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया तो किस राज्य से? जो निरंजन बेहरा जी है ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कब दिया गया? 3 दिसंबर को। किस समय? दिव्यांग दिवस के रूप, जो दिवस होता है 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 3 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अब ये चीज क्या है? खेलो इंडिया जिसका विमोचन पीएम जो हमारे हाल ही में प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा कब किया गया? 22 फरवरी 2020 में इसका आयोजन किया गया। कब तक? 1 मार्च तक। 22 मार्च से 1 मार्च तक ये खेलो इंडिया गेम यहाँ पे चले। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और इसकी जो इसका विमोचन है वो पीएम मोदी जी के द्वारा ही किया गया था। उद्देश्य क्या था? खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो कि भुवनेश्वर में आयोजित किए गए थे। कब और किस डेट में? 22 से 1 मार्च, 22 फरवरी से 1 मार्च के बीच में ये गेम्स यहाँ पे हुए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मो सरकार अभियान। अब मो सरकार अभियान क्या है? ये गांधीवादी सिद्धांत को अपनाता है। जो मो सरकार अभियान है ये भी उड़ीसा में ही चलाया गया था, जिसमें अगर सरकार के कुछ रवैये हो जो गलत हो उसके प्रति आवाज उठाना या इस प्रकार के जो कैंपेन चलाया गया वो मो सरकार अभियान यहाँ पे उड़ीसा में चलाया गया। कंधामल हल्दी जिसे जीआई टैग मिला है ये उड़ीसा की ही है। कंधामल हल्दी जिसे जीआई टैग क्या होता है? ग्राफिकली इंडिकेशन। ठीक है, ये हम पहले भी अपने वीडियो में पढ़ चुके हैं, आज फिर से देख लेते हैं। ग्राफिकली इंडिकेशन, अब ये क्या होता है, क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये सारी चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जीआई टैग होता है अगर अपने क्षेत्र की कोई भी वस्तु विशिष्ट है या अच्छी वस्तु है, अच्छी गुणवत्ता है और उसकी जैसी वस्तु वहां नहीं है, या तो वो प्राकृतिक हो सकती है या मानव निर्मित हो सकती है, या कृषि उत्पादन से, कृषि क्षेत्र से हो, या फिर व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई हो, या प्राकृतिक रूप से हमें वहां प्राप्त हो, वो कुछ भी हो सकती है। अगर वो विशिष्ट है, अच्छी श्रेणी की है, तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो जीआई टैग दिया गया था वो किसे दिया गया था? दार्जिलिंग टी को। कब? 2004 में सबसे पहले जीआई टैग किसे दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। जो दार्जिलिंग की चाय है या टी है उसे सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। और जीआई टैग ग्राफिकल इंडिकेशन फुल फॉर्म है, ये किसी विशिष्ट जो गुणवत्ता की चीजें होती है उसी को जीआई टैग दिया जाता है, और वो एकमात्र होता है, उसकी कॉपीराइट नहीं किया जाता है। अगर कॉपीराइट वाली समस्या भी आती है तो फिर जैसे एक कमिटी जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत शिकायत वगैरह दर्ज करके इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसकी स्थापना की बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई। हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है WTO। इसके बाद यहाँ का एक सॉन्ग है, सॉन्ग का नाम है बंदे उत्कल जननी।
वंदे उत्कल जननी यहाँ का सॉन्ग है, उत्कल यहाँ का स्टेट सॉन्ग है उड़ीसा का। उड़ीसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई? 3 नवंबर 1994 को इसकी स्थापना की गई। हीराकुंड बांध या हुराकुंड बांध, यहाँ बांध संसार के सबसे बड़े बांधों में से एक है और इसी पर एक परियोजना है। कौन सी परियोजना? हीराकुंड परियोजना, ठीक है। और हीराकुंड परियोजना के अलावा भी यहाँ पे कुछ और परियोजनाएं, जैसे महानदी परियोजना या महानदी डेल्टा जो कि महानदी पर है, और हीराकुंड बांध परियोजना भी महानदी पर ही है, ठीक है। इसके बाद मुचकुंड परियोजना, कौन सी? मुचकुंड परियोजना जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त रूप से परियोजना है। कौन सी? मुचकुंड परियोजना। एक महानदी डेल्टा परियोजना, हीराकुंड परियोजना और मुचकुंड परियोजना जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त रूप से परियोजना है। तो यहाँ की कुछ परियोजना भी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रावलकेला इस्पात संयंत्र, अब ये चीज क्या है? रावलकेला जो इस्पात है संयंत्र, ये रावलकेला उड़ीसा के रावलकेला में स्थित है, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड देखें तो 1956 से 1961 था, और उसी समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय पे रावलकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, किसके? जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रावलकेला उड़ीसा के अंतर्गत। बालासुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इज नोन एज ग्रेनरी ऑफ उड़ीसा, ठीक है, इसके नाम से जाने जाती है जो बालासुर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की। दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुए कौन से? ओलविल रिडले, इंग्लिश में भी नाम दिया है ओलविल रिडले। हर साल उड़ीसा के समुद्री तट पर अंडे देने आते हैं, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन से? क्योंकि सबसे छोटे, दुनिया के सबसे छोटे हैं, और ओलविल रिडले जो कि यहाँ पे आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा यहाँ पे थर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, अगर इसकी हम बात करें तो जो तालचर थर्मल पावर स्टेशन जो कि सेकंड लार्जेस्ट पावर प्लांट है, किसका? भारत का, वो यहाँ पे स्थित है उड़ीसा के अंतर्गत। आईबी थर्मल पावर स्टेशन उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है। हीराकुंड पावर प्लांट, देखो हीराकुंड बांध, हीराकुंड पावर प्लांट, हीराकुंड परियोजना, ये सभी हीराकुंड और किस नदी से बिलोंग करता है? तो भैया महानदी, ठीक है, जो कि उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। उत्कल इज द फॉर्मर कैपिटल ऑफ उड़ीसा, ये हम पहले भी देख चुके, जब स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे उसी समय में देखा था कि जो उत्कल थी वो पुरानी जो कैपिटल थी उड़ीसा की वो उत्कल थी। उड़ीसा में सबसे ऊंची चोटी देमाली है, जिसकी अगर हम लंबाई की बात करें 3840 मीटर है, ठीक है। और कौन कौन सी चोटियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं? तो हमने देखा था जब हमने पश्चिम तटीय क्षेत्र पढ़ा था, तो हमने महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी है, कौन सी? कलशु बाई, ठीक है। और एक और हमने केरल के अंतर्गत पढ़ी थी अन्नामुलाई, जो कि अन्नामुलाई पहाड़ी पर स्थित है। और अब हमने, चूंकि हम पूर्वी तटीय स्टेट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे उड़ीसा के अंतर्गत है उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देमाली, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और एक और यहाँ पे स्थित है ISS चिल्का, जो कि एक नेवी प्रशिक्षण संस्था है, जहाँ पे नेवी की शिक्षा दी जाती है, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। क्या है? ISS चिल्का नाम है इसका, जो कि भुवनेश्वर में ही स्थित है। एक और पारादीप बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह, ये भी कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगर बंदरगाह के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है।